हेलो, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अनस्टॉपेबल्स के ऊपर। दोस्तों, हमने प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट इंडिया को लेके एक सीरीज लॉन्च की है। हमने एक सीक्वेंस ऑफ सेशंस यहाँ पे लॉन्च करने की कोशिश की है, जहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को लेके। अगले महीने हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और हम लोग मिडीवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज मुद्दे की बात है जैनिज़्म के बारे में। हमने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किया था रिगार्डिंग बुद्धिज़्म, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि बौद्ध दर्शन की महत्वता, उसकी प्रासंगिकता, उसके पीछे से प्रीलिम्स सेंट्रिक क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। तो आज भी हम लोग करेंगे, तो फाउंडेशन के अंदर ही। आपको भी पता है कि यूपीएससी के अंदर और कुछ करो कि ना करो, पर एटलीस्ट फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग आपका होना ही चाहिए, राइट? तो ये जो फाउंडेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का हमारा मुद्दा है जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म के अंदर हम 5-6 चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि तीर्थंकर कौन हुआ करते थे। तीर्थंकर कीवर्ड के रूप में, मीनिंग के रूप में आपको पूछा जा सकता है। आपको महावीर के बारे में स्टोरी पता होनी चाहिए कि हु वाज़ महावीर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट? आपको पूछा जा सकता है ओवरऑल जैनिज़्म की फिलॉसफी, उसका दर्शन किस तरह से निकल के आया है। महावीर के जीवन के साथ भी कुछ जगह जुड़ी हुई है, कुंदग्राम है या पावापुरी देखने की कोशिश करिए, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, राइट? कुछ-कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत फॉलोअर्स आपको महावीर के देखने को मिलेंगे। उनके कॉन्टेक्स्ट से आपको सवाल पूछा जा सकता है। जैनिज़्म में भी बुद्धिज़्म की तरह 2 बँटवारे हुए, जैसे बुद्धिज़्म में महायान, हीनयान के बारे में देखा था, तो जैनिज़्म के अंदर भी हमें ये पता चलता है कि अलग-अलग वो होते हैं, क्या कहते हैं, स्कीज़्म हुए। इन स्कीज़्म में आप देखोगे दिगंबर, श्वेतांबर सबसे प्रोमिनेंट थे। हाइलाइट करने की कोशिश करेंगे जैनिज़्म के डिक्लाइन को और ओवरऑल भारत में जैनिज़्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। खैर, तो इस सेशन के अंदर हम लोग जैनिज़्म में तीर्थंकर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि तीर्थंकर कौन थे पहले, उसके बाद थोड़ा बहुत आगे जाएँगे। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इस साल अपीयर कर रहे हो, तो मैं आपको वेलकम करने आया हूँ अनअकैडमी पे। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स वर्थ 11,999 रुपीज़ ओनली। आप देखिए कि इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सेशंस कंडक्ट किए जाएँगे। कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स के लिए कवरेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 पाँच 10 लेक्चर, यहाँ तो 2 पाँच 10 लेक्चर तो मैं यूट्यूब पे ही आपको ऐसे ही पढ़ा दूँगा। इनफैक्ट इसकी पूरी सीरीज़ देखोगे। पर इसके उपरांत, इसके ऊपर भी हमें जाना है, हमें देखना है कि प्रीलिम्स में और कौन से एरिया से कवरिंग आ सकता है। दूसरा, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा, इसमें जीएस, सीसेट दोनों का दोनों इंक्लूडेड है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों को सीसेट के लिए अलग से कोचिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवरेज करवाया जा रहा है। ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, पीएन लाइव, दैट विल फेच यू मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी आपको 12 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड फीस के साथ अवेलेबल है। आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। इनफैक्ट 18 मंथ सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनअकैडमी की अश्योर्ड ऑफर का भी लाभ मिलेगा। अश्योर्ड ऑफर एक ऐसी ऑफर है कि अगर आप 2026 के लिए अपीयर कर रहे हो और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है, प्रोवाइडेड आपने हमारे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया था, रेगुलर टेस्ट दिया था, और फिर ऑब्वियस है कि कुछ यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, नहीं हो पाता है, तो हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है अंडर वन अम्ब्रेला। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की बैचेस भी आपको मिलेगी। आप चाहे हिंदी मीडियम में हो, आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, या आप चाहे हिंग्लिश मीडियम में हो। हिंग्लिश का मतलब है दोस्तों कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ में हो, राइट? आप कहीं पे भी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और जितनी भी बैचेस है उनकी एक्सेस आपको ओपन हो जाएगी। सो आपको दर बदर जाने की आवश्यकता नहीं है, और हर एक में हमारे पास बेस्ट एजुकेटर्स है। इसका लाभ उठाइए। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, पीएन लाइव। खैर, बाकी आपको और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ये हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। इसमें मैंने बहुत सारे फ्री क्लासेस को भी करवाया है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात के ऊपर आ जाता है, जैनिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि जैनिज़्म में जैन डॉक्ट्रिन कहाँ से निकल के आया और महावीर की स्टोरी क्या है। अब मैंने आपको बता दिया था कि बेसिकली जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भारत में 300 से अधिक संप्रदायों का, वी विल सी, की जो उद्भव हुआ है, कब हुआ है? 600 बीसी के आसपास का जो पीरियड है, उसी का ही एक परिणाम है। आप देखिएगा कि इस पीरियड में वी विल सी कि 300 से अधिक दर्शन का डेवलपमेंट हुआ। दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। तो ये जो मगध वाला जो रीजन आप देख रहे हो, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ।
ये जो मगध वाला जो रीजन देख रहे हो, खास करके जो महाजनपद और गण संघों का निर्माण हुआ था, वहाँ से ही आपको 300 से अधिक संप्रदायों का डेवलपमेंट आपको मिलता है। इन 300 संप्रदायों में से कुछ-कुछ किताबों में 63 संप्रदायों का नाम लिखा है, 63 सेक्ट, ओके ना? तो एक किताब है जिसका नाम है भगवती सूत्र। कौन सी किताब है? भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र करके जो टेक्स्ट है उसके अंदर ये 63 संप्रदायों का नाम लिखा गया, उसमें जैनिज्म की भी कहानी आपको मिल जाएगी, राइट? इंटरेस्टिंगली इसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है श्रमणफाल सूत्र। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया था, आपको यूपीएससी पीटी के अंदर पूछ सकता है कि श्रमणफाल सूत्र क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, उसकी क्या हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन है, राइट? तो उसमें अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में एक संवाद हुआ था। इन संवाद के द्वारा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, उसमें अजातशत्रु ने कहा था कि बुद्ध, आपसे पहले भी मुझे बहुत लोग मिलने आए थे, मैं उनके साथ संवाद किया था। उनको गणचर्या या तीर्थकार लिखा गया है। क्या लिखा गया है? गणचर्या या तीर्थकार लिखा गया है। और उनके साथ संवाद करने के बाद अजातशत्रु ने बौद्ध के संघ को फॉलो किया, यानी कि बुद्ध को फॉलो किया। अजातशत्रु ने बाकी सारे लीडर्स का नाम लिखा था। अजातशत्रु ने कहा था कि मैंने पुराण कश्यप के साथ संवाद किया, मैंने मकाली घोषाल के साथ संवाद किया, मैंने अजित केश कम्बलीन के साथ संवाद किया, मैंने पखुड़ा काचयन के साथ संवाद किया, मैंने संजय बेलाथी पुत्र, और आखिर में मेरा संवाद था निर्ग्रंथ नाथ पुत्र के साथ। आप देखिए, इस बार आपको पूछ दिया गया था कि इनमें से नाथ पुत्र या इनमें से बुद्ध के नाम कौन से हैं। तो 3 नाम पूछे थे प्रीलिम्स के अंदर। अगर 2023 की प्रीलिम्स, सॉरी 2025 की प्रीलिम्स ने आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर, तो ये जो निर्ग्रंथ नाथ पुत्र या नए पुत्र जिसे कहते हैं, वो महावीर के लिए नाम था, राइट? तो अजातशत्रु कहता है बुद्ध को कि देखो महाराज, मैंने आपसे पहले भी बहुत गणचर्यों के साथ संवाद किया था, उनमें ये थे। जैसे मकाली घोषाल आप देखने की कोशिश करोगे, वॉज द फाउंडर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका दर्शन, राइट? मतलब ही वॉज नॉट एक्चुअली द फाउंडर, बट या ही वॉज द पर्सन जिसने पॉपुलराइज किया था, है ना? तो मकाली घोषाल के लिए ऐसा कहते हैं कि भाई आजीविका दर्शन को किसी ने पॉपुलराइज किया था, तो वो वही व्यक्ति थे। वैसी ही कहानी आपको अजीत की देखने को मिलती है, जो वी विल सी की आलोक यानी कि लोकायत दर्शन के ऊपर जाता है। वो शाश्वत विल सी की बात करते हैं मटेरियलिज्म के बारे में। और फिर संजय बेलाथी पुत्र अज्ञानवाद के बारे में कभी इनके टेबल के ऊपर आऊँगा। आज निर्ग्रंथ नाथ पुत्र के बारे में देखते हैं। इनके लिए उस पीरियड में शब्द लिखा गया था तीर्थकार। तीर्थकार का मतलब होता है तीर्थंकार। अब सवाल ये आता है कि तीर्थंकार कौन है और जैनिज्म में उनकी क्या इम्प्लीकेशन है, उसकी क्या हिस्ट्री है। तो पहले तीर्थंकार के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग दी डेवलपमेंट। अब आप देखिए, जैनिज्म में ऐसा कहा गया है कि देर इज अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ मतलब एक फेज लाइफ का ऐसा है कि जो ऊपर जाएगा और एक फेज ऐसा है जो डिक्लाइन में जाएगा, राइट? एक फेज थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे तो फिर ऊपर जाएगा, और फिर थोड़े टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि डिक्लाइन में जाएगा, राइट? तो ये जो लाइफ एंड डेथ की जो साइकिल है वो अनइवल काल तक चलती रही है, मतलब इट विल कीप ऑन गोइंग, राइट? और उस टाइम पे जब आपकी लाइफ का फेज ऊपर होता है तो आप बहुत ही खुशी में रहते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट? पर जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ डिक्लाइन आना शुरू हो गया, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो गई, एक्सपेक्टेंसी कम हो गई और प्रॉब्लम से घिर जाते हो, तो आपको भी कोई ना कोई ऐसे आप व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करोगे, कोई लीडर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे जो आपको रास्ता दिखाए। तो वही कहानी आपको तीर्थकार के केस में देखने को मिलेगी, राइट? तो ऐसा कहता है जैनिज्म में कि जो लाइफ है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। टोटल 6 साइकिल्स ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलती रहती है। और ऐसा कहते हैं कि ये 6 साइकिल्स के अंदर 3 साइकिल ऐसी है जिसे हम लोग कहते हैं उत्सर्पिणी फेज, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? और 3 साइकिल ऐसी है जो अवसर्पिणी के रूप में है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन के फेज में। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हज़ारों सालों तक ये साइकिल चलता रहता है, लाखों सालों तक ये साइकिल चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पर जैसे जैसे समय का पहिया आगे गया वैसे वैसे डिक्लाइन आया, तो तब ये तीर्थंकार आपको देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? और ये तीर्थंकार में महावीर कोई सबसे पहले तीर्थंकार नहीं थे। महावीर एक्चुअली 24वें नंबर के तीर्थंकार थे। तो जैनिज्म में तीर्थंकारों का कंसेप्ट बहुत मिलता है। इनको तीर्थंकार कहा गया है पाली भाषा में। तो आपको पूछा जा सकता है कि हु वर द तीर्थकार, हु वर द गणचर्यास, राइट? तो हमें ये पता, उनको गणचर्या कहते हैं। गणचर्या इसके लिए क्योंकि ये गण यानी कि एक संघ को चलाने वाले लोग थे। दे वर ऑल्सो द लीडर्स एंड द फाउंडर्स ऑफ अ संघ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जिसको इनके फॉलोअर्स के द्वारा फॉलो किया जाता था, राइट? तो आपको अलग अलग तरह से सवाल आ सकते हैं, हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये महावीर के केस में आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि
उनको अत्सर्पिनी या उत्सर्पिनी के साथ पहले तो देखते हैं। अत्सर्पिनी बेसिकली ऊपर एंड अवसर्पिनी नीचे, डिक्लाइन फेज आइदर और केस के अंदर। और इसमें बहुत तीर्थंकर आ गए। सबसे पहले आए थे ऋषभदेव, ऋषभदेव के रूप में कहते हैं सबसे पहले तीर्थंकार के रूप में। और उसके बाद मल्टीपल तीर्थंकारों की एंट्री आपको इस दौर के अंदर देखने को मिलती रहेंगी। तो यू विल फाइंड मल्टीपल तीर्थंकार्स एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड, जो समाज को दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंगली वेद में भी तीर्थंकारों के बारे में लिखा गया है। अब आपको क्या पूछा जाएगा, आपको यूपीएससी के द्वारा पीटी में पूछा जाएगा कि भाई तीर्थंकारों का जो मेंशन है वो खाली जैन लिटरेचर के हिसाब से ही है, ऐसा नहीं है। इवन बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी इनडायरेक्टली महावीर का मेंशन है, तो आप इस थियरी से भी देख सकते हो। वेद में भी ऋषभदेव, अजितनाथ, अरिष्टनेमी ऐसे बहुत सारे तीर्थंकार हैं। जैसे एक पार्श्वनाथ थे, उनके बारे में वो 23वें तीर्थंकार थे। महावीर कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये तीर्थंकार की कहानी है। अब सवाल तीर्थंकारों के केस में है, तो फिर इनको जैनिज्म के साथ कैसे जोड़ते हैं? हाउ इट इज कॉल्ड एज जैनिज्म, ये जैन डॉक्ट्रिन के रूप में कैसे निकल के आया, राइट? तो हमेशा याद रखेगा कि ये जैन डॉक्ट्रिन आता है बाय अ पर्सन, बाय अ तीर्थंकार कॉल्ड एज वर्धमान, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये वर्धमान और उनके फॉलोअर्स थे जो लेटर ऑन इसको जैनिज्म के रूप में आइडेंटिफाई करवाते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? इंटरेस्टिंगली महावीर भी उनको एक एपिथेट या टाइटल के रूप में देखा गया है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओरिजिनल नाम तो उनका वर्धमान ही हुआ करता था, महावीर भी एक टाइटल के रूप में आपको मिलेगा। कैसे मिलता है? तो उसके पीछे की कहानी है सर, ओके। वो कहानी को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बुद्ध के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि बुद्ध की फैमिली, बुद्ध की लाइफ कैसे हुआ करती थी, वैसे इनकी भी कहानी इसी तरह से देखने को मिलेगी। अब कैसे चलता है, तो उसके लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा महाजनपदों के अंदर। अगर आप ये महाजनपद की हिस्ट्री को और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स को जानते होंगे, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि 6th सेंचुरी बीसी के अंदर भारत में सैकड़ों महाजनपद थे। अब मैं जूम इन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो अंग है या व्रजी है, मगध है, ऐसे बुद्ध का ही था एक शाक्य महाजनपद। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था शाक्य सर, राइट, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको व्रजी करके किंगडम देखने को मिलता है। उसका मुख्यत्व हेडक्वार्टर्स था वैशाली से, ठीक है। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ गणसंघ। गणसंघ का मतलब यह है कि वहाँ एक ओलिगार्की सिस्टम हुआ करती थी, जहाँ एक से ज़्यादा फैमिलीज पावर को शेयर करती थी टर्न बाय टर्न, राइट। ये वैशाली उसका मुख्यतः हेडक्वार्टर था व्रजी गणसंघ का। बट उसके अंदर भी छोटे क्षत्रिय राज्य आपको देखने को मिलेंगे। उनमें ही वी विल सी कि एक किंगडम आपको देखने को मिलता है जिसका हमें नाम पता हो जाना चाहिए। द नेम ऑफ दैट किंगडम वॉज, वी विल कम टू नो कि द जनांत्रिका क्लैन, ओके। तो द नेम वॉज जनांत्रिका। जनांत्रिका, जस्ट अ सेकंड, हम इसको सेट कर देते हैं एक बार और उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, तो वी विल फाइंड कि ये व्रजी करके किंगडम आपको देखने को मिलता है। ये व्रजी किंगडम में बहुत सारे क्लैन्स हुआ करते थे। उनमें से एक क्लैन का नाम था जनांत्रिका क्लैन। क्या नाम था दोस्तों? जनांत्रिका। तो आपको पूछा जा सकता है कि जनांत्रिका क्लैन क्या है सर, ठीक है। उनके राजा थे सिद्धार्थ। अब याद रखेगा, सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ गौतम नहीं बात कर रहे हैं हम लोग सर, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट, वी विल सी कि सिद्धार्थ एज अ लीडर ऑफ द जनांत्रिका क्लैन। सिद्धार्थ यानी कि वी विल कम टू नो अबाउट दी फादर ऑफ महावीरा। तो ये जो जनांत्रिका क्लैन थी, उनके लीडर थे सिद्धार्थ, और उनकी मदर का नाम था त्रिशला। अब देखिए, त्रिशला जो थी, उनकी मदर जो हुआ करती थी, वो लिच्छावी कुल से बिलोंग करती थी। वही लिच्छावी कुल जिनका मुख्यत्व मैंने बताया कैपिटल आपका व्रजी था, उसका मतलब हेडक्वार्टर्स व्रजी था किंगडम के रूप में, और उसका वैशाली हेडक्वार्टर था। वी विल फाइंड इंटरेस्टिंगली हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ के राजा चेतक की ये बहन थी सर, ठीक है। तो एक बार पूछ दिया था कि महावीर और लिच्छावियों के बीच में कैसे रिलेशंस है, तो ये इस तरह के रिलेशंस आपको यहाँ से मिलेंगे। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, कुंदग्राम के अंदर, राइट। तो दिस इज अ प्लेस विच इज इंपॉर्टेंट। वैशाली किंगडम विच इज इंपॉर्टेंट। जनांत्रिका इज अ नेम ऑफ अ डायनेस्टी विच इज इंपॉर्टेंट। जैसे बुद्ध के लिए हमें शाक्य डायनेस्टी देखने को मिलते हैं, महावीर के लिए आपको ये मिलेगी। ये फैक्ट्स है, प्रीलिम्स के लिए आपको कहीं से भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है जैनिज्म से, तो आप आराम से इसको आंसर कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। खैर, अब सवाल ये आता है कि ये महावीर के रूप में कैसे बन गए, क्योंकि इनका नाम तो ओरिजिनली वर्धमान था सर, ठीक है। सो ओरिजिनल नेम वॉज वर्धमान, टाइटल दैट ही टुक वॉज द महावीर, या उनको निर्ग्रंथ नाथ पुत्र के रूप में कहा गया है। तो ऐसी कहानी है कि इनका जन्म कहीं पे 540 बीसी के अंदर हुआ था। कौन से साल में? 540 बीसी के अंदर।
ये अब 30 साल तक इनकी भी मैरिज हुई है ऐसा कहते हैं महावीर के केस में। एंड वी विल ऑल्सो फाइंड कि इनकी भी एक डॉटर हुआ करती थी। वी विल ऑल्सो सी कि इनकी भी एक बेटी हुआ करती थी। अब इसके ऊपर एक अलग प्रकार की डिबेट है, क्योंकि जैनियों में कुछ डॉक्ट्रिन ये कहते हैं कि महावीर वॉज नॉट मैरिड, कुछ डॉक्ट्रिन कहते हैं कि महावीर वॉज मैरिड, राइट। वी विल ऑल्सो फाइंड एट दैट टाइम महावीर तकरीबन 30 साल तक एक जगह से दूसरी जगह वी विल सी कि ट्रैवल करते रहे। उन्होंने अपना साम्राज्य यानी कि जो क्षत्रिय कुल के रूप में, राजा के रूप में जो कार्य था वो करना शुरू किया। 30 साल की उम्र में उनके फादर मदर की मृत्यु हो गई। अब उसमें अलग अलग प्रकार की कहानी है। हम मानते हैं कि चलो उनकी फादर मदर की मृत्यु हो गई, उन्होंने फिर संसार त्याग दिया सर, ठीक है। और 12 साल तक वो यहाँ से वहाँ चलते रहे। तो वी विल सी कि 30 साल की उम्र में उन्होंने संसार छोड़ा था। अप टिल द एज ऑफ 42 ईयर्स, है ना, 42 साल तक महावीर यहाँ से वहाँ ज्ञान की तलाश में, ये भी एक तरह के श्रमण हुआ करते थे। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया है कि श्रमण क्या होते हैं। श्रमण वर एक्चुअली अ क्लास ऑफ पीपल जिनको ट्रूथ सीकर्स कहते हैं, जो सत्य की शोध में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, राइट। तो महावीर के केस में भी आपको वही चीज़ देखने को मिलती है कि महावीर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द श्रमणास। तो बीइंग द श्रमणा, उन्होंने सत्य की शोध में ट्रूथ सीकिंग के रूप में संसार को छोड़ा। वो यहाँ से वहाँ गए सर, ठीक है। तब वो मकाली घोषाल से भी मिले। मकाली घोषाल कौन? जो उस दौर के अंदर वी विल सी कि आजीविका दर्शन को बहुत पॉपुलराइज करवा रहे थे। आजीविका दर्शन बेसिकली नियति में मानता है। किसमें मानता है? नियति। नियति का मतलब ये होता है कि नसीब में होगा तो होगा, बाकी कुछ नहीं। मतलब अगर आपके लक में है कि आप आईएएस बनोगे तो बनोगे ही, बाकी कुछ नहीं। तो आजीविका दर्शन से महावीर को थोड़ा वो था, फिलोसफिकल उनकी मिसमैच हुई। उन्होंने फिर बहुत ही एस्टोरिटीज़ वाला रास्ता चूज़ किया, सीवियर प्रैक्टिसेस की, सीवियर पेनेंस किया। और 48 ईयर्स की उम्र में ऐसा कहते हैं उनको एनलाइटनमेंट या कैवल्य ज्ञान हुआ। कैवल्य ज्ञान का मतलब ये होता है कि भाई उनको हाईएस्ट नॉलेज अचीव हुआ। जैसे बुद्धिज़्म में हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धिज़्म में हम उसको कहते हैं निर्वाण प्राप्ति हुई। यहाँ पे कैवल्य ज्ञान की बात की जाती है। इसी के बाद उनको तीर्थंकार का टाइटल मिला है सर, ठीक है। तो तीर्थंकार वी विल सी कि वो 24वें नंबर तक के तीर्थंकार मिले। उनको ही कहा गया है कि जिना, या इनको ही कहा जाता है महावीरा, ग्रेट वॉरियर, ग्रेट कॉन्करर, अ पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड ओवर मिसरी, अ पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड ओवर हैप्पीनेस, है ना। आप जब सुख और दुख दोनों के ऊपर जीत प्राप्ति करते हो तो फिर आपको महावीर, ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा के रूप में आपको कंसीडर किया गया, राइट। आपने अपनी इंद्रियों के ऊपर, जितेंद्रियों के ऊपर वी विल सी की जीत हासिल की है, अपने सेंसेस के ऊपर जीत हासिल की है। तो जितेंद्र से ही जिनेंद्रिय और जिनेंद्र से ही जैन शब्द आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि महावीर का पूरा इवोल्यूशन हुआ है। इंटरेस्टिंगली इनिशियल पीरियड में इनको निर्ग्रंथीस कहते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने संसार को छोड़ दिया है, ये संयम के पाथ के ऊपर चले गए हैं। ये कोई भी प्रकार के बॉन्डेज में नहीं है, राइट। सुख दुख के बॉन्डेज में नहीं है, परिवार के बॉन्डेज में नहीं है, इमोशंस के बॉन्डेज में नहीं है, ब्लड के बॉन्डेज में नहीं है, कास्ट एथनिसिटी के बॉन्डेज में, सबसे परे हो चुके हैं। इसके लिए इनको निर्ग्रंथी कहते थे। इनफैक्ट महावीर का नाम क्या था? निर्ग्रंथी नाथ पुत्र सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि निर्ग्रंथी नाथ पुत्र का टाइटल क्यों महावीर को दिया गया था? बिकॉज वो निस प्लस ग्रंथी, ग्रंथों से अलग हो गए थे। अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों से जो इंसान जुड़ते हैं, जैसे लग्न ग्रंथि है, परिवार की ग्रंथि है, समाज की ग्रंथि है, पद की ग्रंथि है, सत्ता की ग्रंथि है, नाम की ग्रंथि है, लालच की ग्रंथि, ये सब ग्रंथि है। अलग अलग प्रकार की आपको इमोशंस में, वस्तुओं में जोड़ के रखते हैं। महावीर ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इनसे परे हो चुका हूँ, आई एम अवे फ्रॉम इट, राइट। तो यहाँ से ही वी विल कम टू नो कि ये पूरी की पूरी जैन डॉक्ट्रिन आपको देखने को मिलती है। हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि तीर्थंकार क्या है, श्रमण क्या है, निर्ग्रंथी नाथपुत्र किसके लिए है, नाथपुत्र निर्ग्रंथी नाम महावीर के लिए है। आपको शायद पूछा जा सकता है कि निर्ग्रंथ संप्रदाय किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी बेसिकली जैनिज्म संप्रदाय के साथ ही आपको मिलता रहेगा, राइट। तो महावीर 540 में जन्म हुआ कुंदग्राम के अंदर। फिर उसके बाद विल सी की उनको कैवल्य ज्ञान हुआ। कहाँ पे होता है? जिम्बिका ग्राम नाम की एक बेसिकली विलेज थी, जिम्बिका ग्राम। ओके, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लेस। जिम्बिका ग्राम रज्जुपली का रिवर कहते हैं। जैसे बुद्ध के लिए कहा जाता है फाल्गु नदी या निरांजना रिवर है, वैसे महावीर के लिए भी जिम्बिका ग्राम करके प्लेस आपको मिलेगी। तो यूपीएससी माइट आस्क यू अ प्लेस कि भाई जिम्बिका ग्राम कहाँ पे आया है, उसको आइडेंटिफाई करिए। कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर भी पूछ सकता है, राइट। ओके,
उसके बाद महावीर ने अपना संघ बनाया। मैंने बताया कि ही है एस्टैब्लिश्ड दिस संघ जस्ट लाइक बुद्धा, जैसे बुद्ध ने भी अपना संघ बनाया था। बुद्ध भी चाहते थे कि भाई जो फॉलोअर्स है उनको संघ के माध्यम से हम लोग चले सर, ठीक है। महावीर को इनिशियली मैंने आपको बताया निर्ग्रंथनाथ पुत्र के रूप में भी कंसिडर किए गए एंड 468 में इनका मृत्यु हुआ। कब जन्म हुआ था? तो 540 से लेके 468 बीसी तक का जो पीरियड है वो महावीर का है। कहाँ पे? कुंदग्राम में जन्म हुआ है एंड वी विल कम टू नो कि पावापुरी में उनकी मृत्यु होती है, राइट। पावापुरी कहाँ पे है? राजगीर के पास। ये कहाँ पे आया है? बिहार में। अब देखिए कि दिस इज अ कॉमन प्लेस विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ बुद्धा। अब आप मुझे पूछोगे कि कैसे बुद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई बुद्ध भी यहाँ पे विजिट करने गए थे। अब बुद्ध महावीर से थोड़ा आगे थे, पहली बात तो ये है। बुद्ध और महावीर के बीच में कहीं संवाद हुआ है ऐसे हमारे पास डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है, मतलब इसके ऊपर एक डिबेट है हिस्ट्री में। तीसरी कहानी आपको इसके अंदर से ये भी क्लियर हो जानी चाहिए जब हम लोग महावीर के केस में ही बात कर रहे हैं, वो ये है कि बुद्ध और महावीर के साथ ये जगह जुड़ी हुई है। तो बुद्ध हैज़ गॉन टू दिस प्लेस कॉल्ड एज पावा और पावापुरी। यहाँ पे बुद्ध के द्वारा या बुद्ध के फॉलोअर्स के द्वारा स्तूप बनाया गया था और यही प्लेस है जहाँ हमें ये पता चलता है कि जैनी और खास करके 24वें तीर्थंकर आपके महावीर जो थे उनकी यहाँ पे वो सिद्ध लोक में या फाइनली विल सी की इमेंसिपेट हुए थे, राइट। तो हर एक जैनी को वी विल फाइंड कि लिबरेशन के कंटेक्स्ट में आपको चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा जैन ट्रेडिशन कहते हैं कि महावीर ने फास्टिंग की थी। फास्टिंग करने का मतलब है सल्लेखना लिया था। क्या किया था? सल्लेखना। अब ये सल्लेखना क्या है दोस्तों? सल्लेखना इज अ प्रैक्टिस इन जैनिज्म। सुन लीजिए, सल्लेखना इज अ प्रैक्टिस इन जैनिज्म वेर यू गिव अप योर फूड, वाटर एंड ऑल द अदर थिंग्स एंड यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ। आपको अपनी आत्मा को मुक्ति दे देनी है, राइट। तो कहते हैं कि इट एट द पार्ट ऑफ फाइनल लिबरेशन वी विल फाइंड कि महावीर ने अपने आप को त्याग दिया। उसके बाद कहते हैं कि उनकी जो सोल है वो सिद्ध लोक में चली गई। कहाँ चली गई? सिद्ध लोक में सर, ठीक है। अब व्हाट डू मीन बाय सिद्ध लोक? तो अभी मैं आता हूँ जैनिज्म के कंटेक्स्ट में, पर यहाँ से ही अब आपको नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाने की आवश्यकता है। वो है द फिलॉसफी एंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड ओवरऑल जैनिज्म। जैनिज्म के टीचिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं और महावीर कंटेक्स्ट में क्या क्या बताने की कोशिश करता है, उसको अब थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, अब आप देखिए कि महावीर ने क्या कहा था सर, ठीक है। क्या जैनिज्म कर्म में मानता है? यस, ये कर्म में मानता है, याद रखेगा। क्या जैनिज्म सोल में मानता है? यस, जैनिज्म सोल में भी मानता है। क्या जैनिज्म रीबर्थ में यानी कि पुनर्जन्म में मानता है? यस, जैनिज्म पुनर्जन्म में भी मानता है। उसका मानना है जैन दर्शन का, जैन डॉक्ट्रिन का, कि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं रहे तो आपकी जो सोल है वो बॉन्डेजेस में रहेगी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ते रहेगी और वो जोड़ते रहेगी तो आपका पुनर्जन्म इस लोक में या इस युग में, अगले युग में, उसके बाद वाले युग में कंटिन्यूसली होता ही रहेगा। इट विल कीप ऑन हैपनिंग अगेन, राइट। तो ये जो कंटिन्यूसली होगा उससे और दिक्कतें होगी आपको एक व्यक्ति के रूप में। तो वी विल सी कि जैनिज्म के कंटेक्स्ट में फिर महावीर ने लोगों को दर्शन दिए। उसको कहते हैं द 3 रत्नस और 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म सर, ठीक है। अब ये क्या है? तो महावीर ने कहा है कि भाई देखो, हर एक व्यक्ति बॉन्डेजेस में है, राइट। वो फेटर्स में बंधा हुआ है, ग्रंथियों में बंधा हुआ है, वो डिज़ायर्स की ग्रंथियों में बंधा हुआ है। वैसी ही कहानी आपको यहाँ पे भी मिलती है कर्म के कंटेक्स्ट में भी, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, यू डोंट हैव द राइट नॉलेज अराउंड, तो आपका जो कर्म है वो कैसा जा रहा है सर, ठीक है। lack of knowledge will also create implications on the karma and the karma that you are doing will be in the form of कुकर्म, है ना। कि आप जो कर्म करोगे वो कैसा होगा? कुकर्म के जैसा होगा। वो रियल सेंस में अपनी एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, राइट। तो महावीर ने कहा है कि देखो, तुम भटके हुए हो, तुम तीर्थंकार को ही पता है कि व्हाट इज द राइट दर्शन और द राइट फेथ, ओके। तो अगर आप मेरे टीचिंग्स में फॉलो करो, मैं जो आपको ज्ञान बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, और मेरे द्वारा बताया हुआ जो आचरण है दैट इज दी राइट कंडक्ट, अगर आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप भी अपने आप को लिबरेट करवा सकते हो और आपके सोल को भी सिद्ध लोक में लेके जा सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं? फिर से सुनो। महावीर कहते हैं कि यू कैन लिबरेट योर सोल फ्रॉम बॉन्डिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो टेक योर सेल्फ टू सिद्ध लोक, है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई ये सिद्ध लोक की कहानी किस तरह से है सर, ओके। तो ये पूरी कहानी आपको मिलेगी। इनफैक्ट जैनिज्म का एक यूनिवर्सल लॉ है,
आप अत्सर्पिणी उत्सर्पिणी अत्सर्पिणी उत्सर्पिणी के अंदर ही घूमते रहोगे और यू विल नॉट बी लिबरेटेड अराउंड, है ना, आप लिबरेट नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड। तो राइट फेथ की बात की है, राइट नॉलेज की बात की है, राइट कंडक्ट की बात की है। ये तीन तो पहले आपके लिए कोर हो जाते हैं, जिसके इर्द गिर्द हम लोग जैनिज्म को और जैन डॉक्ट्रिन को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब बात आगे चलती है। अब राइट फेथ का मतलब क्या है, जो सम्यक दर्शन के रूप में कहते हैं द थ्री रत्नस। ओके, ये तीन रत्न को रट लीजिएगा, आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा था ना कि फोर नोबल ट्रूथ, चार आर्य सत्य, यहाँ थ्री रत्न आपको मिलते हैं। अब ये जो या थ्री रत्न है, उसमें दर्शन है, ज्ञान है और आचरण है, कि भी आपका कंडक्ट है बहुत मैटर करता है। अब राइट फेथ का मतलब है कि है फेथ इन महावीर सर। ओके, महावीर बीइंग अ तीर्थंकर, ही नोज द यूनिवर्सल लॉ एंड ही आल्सो नोज द यूनिवर्सल ट्रूथ, कि उनको पता है कि जीवन की सच्चाई क्या है, क्योंकि वो तो बेसिकली ज्ञानी है। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा है कि भाई आप भी नॉलेज की तरफ जाइए, आप भी ज्ञान की तरफ जाइए और अपने आचरण को ठीक रखिए। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो आचरण है वो ठीक नहीं रहता, योर कंडक्ट इज नॉट गुड, राइट। एंड बिकॉज योर कंडक्ट इज नॉट गुड, योर सोल कीप्स इन द बॉन्डेज। वो आपका सोल जो है वो कंटिन्यूसली बॉन्डेज में रहता है। तो सोल को कहाँ लेके जाना है, सिद्ध लोक में लेके जाना है, द लिबरेटेड सोल के रूप में कहते हैं। आपको लिबर्टी दे देनी है, राइट। अब ये लिबर्टी ऐसे तो मिलेगी नहीं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। सो अगर आपको ऐसे लिबर्टी नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, वॉट यू गोना डू, तो आप आचरण करोगे, अच्छा आचरण करने की कोशिश करोगे और उसके माध्यम से अपने आप को लिबरेट करेंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब किसी ने पूछा कि भाई ये कैसे आपका आचरण ठीक होगा, हाउ विल यू हैव द राइट कंडक्ट। तो महावीर ने 5 व्रत दिए, उसको कहते हैं महाव्रत, या इसी को ही बहुत बार लिखा गया है अनुव्रत। ओके, अब आप पूछोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महाव्रत एंड अनुव्रत। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो ले वर्शिपर है, ले वर्शिपर मतलब जो संसार में रह रहा है, जिसको वी विल सी की अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी ये 5 व्रत लेने हैं। और कोई व्यक्ति जो जैन भिक्षु बन गया है, भिक्षु का मतलब है कि जो फॉलोअर बन गया, उसको भी ये 5 व्रत लेने हैं। 5 व्रत में क्या कहा था, एक कहा था अहिंसा, कि भाई हिंसा मत करें, क्यों हिंसा करेंगे आप कोई ना कोई प्रकार की वी विल सी की इंजरी पहुंचाएंगे, आपका कर्म गलत होगा, आपके पास ज्ञान का अभाव है, आपका फेथ क्लियर नहीं है और आप खराब आचरण भी कर रहे हो, तो दिस विल एक्चुअली नॉट गेट यू टू द लिबरेशन, राइट। इसमें कहा गया असत्य, अष्टेय या चोरी ना करो सर, ठीक है, क्योंकि आप हर एक प्रकार की चोरी करोगे, उसमें भी आप गलत कर्म कर रहे हो। आप सत्य या असत्य सर, ठीक है ना, झूठ ना बोलो, राइट, कि आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो तो एक बार झूठ बोलोगे तो कंटिन्यूअसली झूठ बोलते रहोगे, यू विल कीप ऑन स्पीकिंग लाइज अगेन एंड अगेन, दैट विल ऑल्सो बी ए प्रॉब्लम सर, ठीक है। इसमें महावीर ने वी विल ऑल्सो फाइंड की प्रीच किया अपरिग्रह। उन्होंने कहा कि आप कोई भी प्रकार की मिल्कत और मोह के लिए माया मत रखो सर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि मनुष्य के रूप में हमारे पास बहुत सारी माया है, मतलब वी हैव सो मच ऑफ इंटेंशंस ऑफ माया, गेटिंग माया सर, ठीक है, मोह, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, अपरिग्रह के रूप में उसको पहचानते हैं। तो वी विल फाइंड कि अपराग्रह की बात की है, और इसमें 5वां महावीर ने ऐड किया था, वो था ब्रह्मचर्य सर, ठीक है। कहा था कि आप है ना ये 5 व्रत को फॉलो करिए, ये 5 व्रत फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके कर्म बेसिकली सुधरने शुरू हो जाएंगे और आपको एक्सट्रीमिटी की तरफ लेके जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस, राइट। आपने वी विल सी कि जिस तरह के कार्य पहले किए हैं उससे भी आपको अपने आप को मुक्त करना है। यू आर सपोज टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनट, यू आर सपोज टू लिबरेट योर सेल्फ, योर सोल सर, ठीक है। तो उसमें ये 5 व्रत आएंगे, अहिंसा, अष्टेय, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना। कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी, मिलकत, उसके पीछे भी आप पढ़ते रहोगे, मोह में रहोगे, तो कभी भी अपने आप को लिबरेट नहीं करा पाओगे, और वो ज्ञान के माध्यम से ही होगा, राइट। तो महावीर की टीचिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें ये 4 व्रत तो बहुत पहले से चलते आ रहे थे, ब्रह्मचार्य का जो व्रत है वो महावीर ने ऐड किया था, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। महावीर वॉज द वन जिन्होंने कोडिफाई किया, कोडिफाई करने के साथ साथ ब्रह्मचार्य का जो व्रत मैंने आपको बताने की कोशिश की उसको भी उन्होंने ऐड किया और कहा कि भाई देखो ये 5 व्रत लो, इसको महाव्रत कहा गया है, ये इसको अनुव्रत भी कहते हैं। अब एक बार पूछ दिया था कि महाव्रत की इंपॉर्टेंस कौन से संप्रदाय के अंदर है,
नेक्स्ट टाइम पूछ देगा कि अनुव्रत क्या है। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति इसको 100% फॉलो नहीं कर पाता है, तो उसकी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको कुछ जीवन के अंदर अपनी घर परिवार की भी जिम्मेदारी है, तो हो सकता है कि उसको घर बनाना पड़ेगा। यहाँ बोला गया है कि मोह नहीं रखना है परिवार या मिल्कत की तरफ, है ना? तो वी विल फाइंड कि महावीर ने कहा है कि भाई देखो, आप इसको अनुव्रत के रूप में फॉलो करिए जितना हो सके, और राइटियस और एथिकली जीने की कोशिश करिए, राइट? तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि महावीर के जो दर्शन है बड़े सिग्निफिकेंट है। वी विल ऑल्सो फाइंड जैनिज्म क्या क्या और मानता है। तो इसने वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया है। वी विल कम टू नो कि ये कहता है कि भाई हम वेदों में नहीं मानते। इसका मुख्यत्व सिद्धांत ही अहिंसा है, नॉन वायलेंस आपको देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंगली जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों नॉन वायलेंस में कहते हैं, पर बुद्धिज्म इज मच मोर प्रैक्टिकल। जैनिज्म में नॉन वायलेंस का मतलब यह है कि इवन अगर आपने सोचा भी है हिंसा के बारे में, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। अगर आपने किसी के लिए गलत सोचा है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। इफ यू हैव थॉट बैड फॉर एन इंडिविजुअल, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, राइट? सो देर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड जो हमें जैन डॉक्ट्रिन के केस में देखने को मिलती रहेगी। और जैनिज्म की हम लोग टेनेंट्स के रूप में देखेंगे तो नॉन वायलेंस की जो परिभाषा है बहुत ही ब्रॉड वे के अंदर आपको उभरती हुई मिल जाएगी, राइट? ओके, तो हमें इसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैनिज्म में सामान्य एक डिबेट गॉड को लेके है। अब देखिए, बुद्धिज्म में मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म में ये मानते हैं गॉड को लेके कि बुद्धिज्म इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि नाइदर बुद्धा ने इसको एक्सेप्ट किया है, नाइदर रिजेक्ट किया है। तो इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल द प्रीवियस सेशन अराउंड, जो हमने 2 दिन पहले डिस्कस की थी, उसमें एग्नोइज्म को ज़्यादा प्रीच किया है। यहाँ ना आइधर एक्सेप्ट किया गया है ना ही रिजेक्ट किया गया है। सो हियर इट हैज़ नाइदर बीन एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड अराउंड। ये एक बड़ा थीमेटिक बुद्धिज्म में डिस्कशन है। जैनिज्म में इनिशियली ऐसा कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो डिनाई किया गया है, या कुछ टेक्स्ट में ये कहा गया है कि गॉड एग्जिस्ट तो करते हैं बट दे आर बिलो द तीर्थंकार। मतलब तीर्थंकार हैज द राइट नॉलेज, राइट? दे नो द यूनिवर्सल ट्रूथ अराउंड, दे नो द यूनिवर्सल लॉ अराउंड, राइट? गॉड इज बियॉन्ड देम, गॉड इज बिलो देम अराउंड, सर। ठीक है, तो ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछता है, तो इसमें अगर दोनों पूछ देगा स्टेटमेंट के रूप में कि क्या जैनिज्म गॉड को एग्जिस्ट एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, तो कुछ किताबों में ये प्रतीत हो रहा है कि भाई जैनिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आज जिस तरह की डिबेट्स और डिस्कशन वाले जो सवाल ओपिनियनेटेड आए हैं, उसमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट दे प्लेसेस बिलो द तीर्थंकार। मतलब तीर्थंकार ऊपर है और बाकी जो ईश्वर है वो सब कुछ बेसिकली है, सर। ठीक है, तो हम ये जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखने की कोशिश करेंगे और इसको नॉर्मली सही मानते हैं। बाकी यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे निकल के आता है वो तो ओरिजिनल आंसर शीट के अंदर ही पता चलेगा, जब वो अपनी क्या कहते हैं ऑफिशियल आंसर की देगा, राइट? हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जैनिज्म का भी ये मानना है कि आप खाली किसी को वर्शिप करोगे या सेक्रीफाइसेस करोगे, रिचुअल्स कंडक्ट करोगे, तो आपको कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि ज्ञान प्राप्ति, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, सर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके? और जैनिज्म का मानना यह है कि आपको एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी का पथ चूज करना पड़ेगा। एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी का मतलब है कि आप जब अपरिग्रह की बात करते हो, वेर यू से कि यू आर डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी डिस्पोजेसमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स कि आप सब कुछ छोड़ दोगे। दिस विल इंक्लूड आप कपड़े या आपकी कोई ऐसी वस्तु जो मोह में आपको रखती है। एक्चुअली देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मोहनिया। आप कभी हमारे प्लस क्लास के ऊपर आओगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मोहनिया। मोहनिया बेसिकली का मतलब होता है मोह, सर। ठीक है, एक तरह का मोह हम कहते हैं कि भाई इट कीप्स अस लाइक ना, हमको पकड़ के रखता है। तो ये जो मोहनिया या मोह का जो दर्शन है उसके साथ जैनिज्म ये कहता है। तो इसके लिए आपको एक्सट्रीमिटी में जाना है। आप बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म मिडिल पाथ के ऊपर है। अगर आप याद करिए पिछले क्लास को, तो मैंने बताया था कि बुद्धिज्म बिलीव्स इनटू मिडिल पाथ, है ना, वो मध्यम मार्गी है, वो मध्यम पथ की बात करता है, राइट? बट जैनिज्म नेवर टॉक्स अबाउट मिडिल पाथ। जैनिज्म सेज कि भाई नहीं, एक्सट्रीम है, हम तो यही रास्ते के ऊपर चलेंगे। ये अक्षरपीनी और उत्सर्पिनी के फेज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। एक साइक्लिकल लाइफ है, तीर्थंकार आते रहेंगे, रास्ता दिखाते रहेंगे। महावीर 24वें तीर्थंकार है, भविष्य में कोई और भी तीर्थंकार के रूप में आ सकता है। महावीर इज द 24th तीर्थंकार, बट इन फ्यूचर यू माइट ऑल्सो सी सम अदर पर्सन एज अ तीर्थंकार, है ना? हमें कोई और व्यक्ति भी तीर्थंकार के रूप में देखने को मिल सकते हैं
इस प्रकार के दर्शन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट? तो जैनिज्म के कंटेक्स्ट में आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके सिवाय देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स रिलेटेड टू जैनिज्म। ये कीवर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम लोग यूपीएससी को देखे हैं, हिस्ट्री के अंदर समझे हैं, तब तक हमें ये क्वेश्चंस इसके अंदर से बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे। जैसे जैनिज्म ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी है। ड्यूअलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जैनिज्म का ये मानना है कि ये जो संसार है इसमें दो प्रकार की वस्तुएं रहती है। एक है जिसके अंदर जीव है, जिसे हम लोग सोल के रूप में, आत्मा के रूप में नॉर्मली कहते हैं आज की तारीख में। कुछ ऐसी वस्तुएं भी है जो मैटर के रूप में है, जिसको अजीव कहते हैं। अजीव का मतलब है कि जो एग्जिस्ट करती है एटर्नल फॉर्मेट में, राइट? अब सवाल ये आता है कि लिबरेट किसको करना है सर, गेटिंग ओपन, तो वो आपकी सोल है, यानी कि आत्मा जो है उसको लिबरेट करना है। अब होता क्या है, एक इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए, मैं बना हुआ हूँ सोल और मैटर से, है ना, जीव और अजीव। अब मैं जीव और अजीव दो वस्तु है मेरे अंदर सर, ठीक है ना? कोई भी इंसान होता है मनुष्य के रूप में, वो जो भी काम करता है उससे कर्म होते हैं, राइट? अब कर्म अगर मैंने गलत कर दिए है तो फिर मुझे मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म के बाद विल कम टू नो, मैं फिर एक अपने जीवन को निकालूंगा, फिर मैं गलत काम कर दूंगा, कुछ ऐसी घटना मेरे द्वारा हो जाएगी। तो एक एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है। तो आपका कर्म क्यों नहीं सुधर रहा है? क्योंकि आपका सोल बॉन्डेज में है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है? और इसी के कारण जैनिज्म ये कहता है कि यू हैव टू प्रैक्टिस सीवियर ऑस्टेरिटी। आपको कंटिन्यूसली ऑस्टेरिटी को फॉलो करना पड़ेगा, तो जाके ही अपने सोल को आप लिबरेट करवा सकते हो। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, तो हमें ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे ये सोल की लिबरेशन की बात करता रहता है। अब आप समझने की कोशिश करिए, जैनिज्म में तीर्थंकार का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया है। उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी, अप फेज एंड डाउन फेज भी होपफुली समझ में आया है। महावीर के रिलेटेड फैक्ट भी समझ में आया। जैनिज्म में तीन फिलॉसफी ऐसी है जो हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट है, जहां से मैक्सिमम टाइम्स आपको सवाल आने की शक्यता है। एक तो जैनिज्म ड्यूअलिस्टिक है, वो तो आपको समझ में आया, द्वैत दर्शन है, जीव अजीव का मिक्सचर करके ही संसार में कोई भी वस्तु बनती है, उसके बारे में जैनिज्म मानता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? अब जैनिज्म का डॉक्ट्रिन में एक दर्शन आता है शादवाद, एक दर्शन आता है न्यायवाद, और एक दर्शन आता है अनेकादवाद सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, अब स्यादवाद क्या है सर? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द स्यादवाद? तो स्यादवाद बिलीव्स इनटू समथिंग कॉल्ड एज प्रिडिकेशन। आप कोई भी चीज विल कम टू नो कि प्रिडिक्ट करते हो, राइट और रॉन्ग। अब प्रिडिकेशन में होता क्या है कि हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आज बारिश होगी, पर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास वो नॉलेज है नहीं है। अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? अब एक व्यक्ति आके कह रहा है कि आप देखो बादल दिख रहे हैं, इसके लिए बारिश हो रही है, पर रियलिटी ये है कि आज बादल दिख रहे हैं, इसके लिए बारिश हो रही है। वो बात तो समझ में आ रहा है, पर हो सकता है कि आज बादल दिख तो रहे हैं पर बारिश ना हो। क्या हो कि बादल खाली गरज जाए, गरज के फिर बरसे ना सर, ठीक है? तो ये जो दर्शन है ना सर, ओके, उसको न्यायवाद के साथ जोड़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कोई भी स्टैंड पॉइंट आप जब देते हो, ये स्टैंड पॉइंट को पार्शियल व्यू से ही हम लोग को ट्रू मानना चाहिए, क्योंकि हमें खुद को तो नहीं पता है। वी डोंट हैव दैट नॉलेज अराउंड, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है? इसी को ही विल सी की कंबाइन करके अनेकांतवाद के रूप में देखा गया। एक है प्रिडिकेशन की थियरी, स्यादवाद की थियरी, है ना, सिंपल भाषा में याद रखेंगे। न्यायवाद जो कहता है कि भाई थियरी में पार्शियल स्टैंड पॉइंट है मेरा कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए उसका मतलब ये नहीं कि मैं सही हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज 100% नहीं है, राइट? तो अनेकातवाद ये कहता है कि भाई देखो, द रियलिटी हैज मेनी साइडेडनेस। मेनी साइडेडनेस का मतलब ये है कि जो वास्तविकता है वो एक से अधिक प्रकार की हो सकती है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है? आप जो सही देख रहे हो वो किसी के हिसाब से गलत भी होगी, आप जो गलत देख रहे हो किसी के हिसाब से सही भी हो सकती है। उसको अनेकांतवाद, अनेक, एक नहीं अनेक, एक से ज्यादा वाद आप समझने की कोशिश करिए, दर्शन के रूप में आपको मिलता रहता है। तो ये हमेशा रिलेटिव दर्शन के रूप में ही याद रखेगा। ये कहता है कि रियलिटी हैज मेनी साइड्स। ओके, हम ये नॉर्मली कह लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने कुछ किया होगा सही गलत, तो समाज उसको गलत कह देगा, पर आपको व्यक्ति के भी व्यू पॉइंट देखने की आवश्यकता है, राइट? इनफैक्ट ये टोटल 7 डिफरेंट पॉइंट से प्रिडिक्शन करता है। न्यायवाद और स्यादवाद के कंटेक्स्ट में अनेकांतवाद का जब इवोल्यूशन हुआ, तो हम इसको इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे। अनेकांतवाद वी विल सी की बहुत ही प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी है, प्लूरलिज्म को ये प्रीच करता है। प्लूरलिज्म का मतलब ये है
कि ये एक तरह से अगर आप देखने की कोशिश करिए कि एक से अधिक प्रकार की, है ना, हम इस तरह से देखेंगे कि एक से अधिक प्रकार की दृष्टिकोण और मान्यताओं को भी स्वीकारता है, राइट? तो अनेकातवाद, स्यादवाद, नयवाद, दिस आर ऑल द फिलॉसफीज ऑफ जैनिज्म। याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों दर्शन जैनिज्म के साथ ही जुड़े हुए हैं, और ये तीन दर्शन बेसिकली इसी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास तो नॉलेज नहीं है ना। मेरे को जिस दिन नॉलेज मिल जाएगा, राइट नॉलेज मेरे को मिलेगा, तो मैं भी वी विल सी कि आगे चलूंगा और समाज को दर्शन दिखाने की कोशिश करूंगा। तो 100% ट्रू नॉलेज किसके पास है सर? खाली तीर्थंकारों के पास है। बाकी तो सबके अपने अपने ओपिनियंस है, व्यू पॉइंट्स है, राइट? तो जैनिज्म प्लुरलिस्टिक है, एक से अधिक व्यू पॉइंट्स को स्वीकारता है। इससे समाज में कोएग्जिस्टेंस, इसमें समाज में टॉलरेंस जैसे दर्शन भी देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये चीज़ भी हमें जैनिज्म के कंटेक्स्ट में और जैन फिलॉसफी के कंटेक्स्ट में क्लियर हो जानी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इसके सिवाय और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जैनिज्म में। तो आप देखिए, महावीर के बाद कोई तीर्थंकर और आया नहीं, राइट सर? ठीक है, 24 तीर्थंकर थे, मैंने आपको पहले भी कहा। ये 24 के 24 तीर्थंकरों की पहले इनिशियली मूर्तियां नहीं बनती थी, इनको भी सिंबल्स के रूप में याद रखा जाता था। सिंबल्स का मतलब आप समझिए कि इनको अलग अलग सिंबल्स के साथ देखा गया है। कि जैसे एक तीर्थंकर है आपके ऋषभ देव, अभी मैंने बताया आपको, ऋषभ देव हैज़ बिन हाईलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ बुल, है ना, जो पहले तीर्थंकर थे वैसे ही बुल के रूप में सर, ठीक है। आप महावीर के केस में देखने की कोशिश करोगे या पार्श्वनाथ के केस में देखने की कोशिश करोगे, तो वी विल फाइंड कि पार्श्वनाथ हैज़ बिन हाईलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्नेक, जो 23वें तीर्थंकर थे। महावीर हैज़ बिन हाईलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लायन, है ना, उनको लायन के रूप में दिखाने की कोशिश की है, तो सिंबल्स के रूप में है। महावीर का सिंबल याद रखेगा लायन के रूप में है सर, ठीक है। तो जैनिज्म में भी इनके जितने भी तीर्थंकर थे इनको अलग अलग तरह से देखने की कोशिश की गई। इंटरेस्टिंगली हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैनिज्म इनिशियली पॉपुलर हुआ, उसके पीछे का कारण है क्योंकि महावीर ने अर्ध मगधी जैसी भाषाओं के अंदर प्रीच करना शुरू किया सर, ठीक है। अब व्हाट डू मीन बाय अर्ध मगधी? अर्ध मगधी या इसी को ही हम लोग प्राकृत के रूप में पहचानते हैं। इट इज कॉल्ड एज अर्ध मगधी और प्राकृत। वी विल फाइंड कि ये प्राकृत का ही वेरिएशन था और उसके कारण बहुत लोग जुड़ते हैं। अब जैनिज्म में भी हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है फॉलोअर्स के केस में, कि जैसे बुद्ध के कोई फॉलोअर्स है फैक्चुअली, वैसे महावीर के फॉलोअर्स के ऊपर से भी सवाल आएगा, राइट? तो महावीर ने संघ बनाया। संघ का मतलब है कि उन्होंने एक अपना ऑर्डर बनाया, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, उसमें बहुत लोग जुड़ते गए। अब उनमें से आपको नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन थे, कहाँ कहाँ थे। इंटरेस्टिंगली अलग अलग समाज से, अलग अलग जातियों से, वर्ण से बिलोंग करने वाले लोग थे। दे बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड एज वेल सर, ठीक है। वी विल फाइंड कि इनके बीच में कोई डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे, तो इनका संघ भी ओपन फॉर ऑल था। अब ऐसा क्यों है? तो एक मॉन्क थे, एक साधु थे जिनका नाम था हरिकेशीय। ये चंडाल समाज से बिलोंग करते थे। चंडाल वर एक्चुअली ये काइंड ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट थे तब की सर, है ना। वैसे ही वी विल फाइंड कि लेटर पीरियड में और भी आपको भद्रबाहु, दिवाकर, जीनसेना, हरिभद्र जैसे ब्राह्मण स्कॉलर्स देखने को मिलेंगे। जैसे बुद्ध के भी फॉलोअर्स थे, मैंने आपको 5 फॉलोअर्स बताए थे, राइट? तो वाप, महामना, अश्वजीत, है ना, कोंडाना, बद्दनिया के बारे में हमने बताया था। यह आपको पूछा जाएगा सर, ओके। इंटरेस्टिंगली इसमें वुमेन सेंट्स भी हुआ करती थी, तो यूपीएससी के अंदर आपको पूछा जा सकता है क्या जैनिज्म के अंदर स्त्री साधु साध्वियों का मेंशन है कि नहीं है? तो हाँ, मेंशन है। उनको अर्यिका या साध्वी के रूप में आपको मिलता है। जैसे बुद्धिज्म में भिक्षुनी या भिखुनी कहते थे, यहाँ पे साध्वी के रूप में या अर्यिका के रूप में आपको इनको एड्रेस किया गया है। तो दिस आर ऑल द फैक्चुअल नुआंसेस जो हमें क्लियर हो जाने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि भाई जैनिज्म इतना बढ़िया चला, तो जैनिज्म में फिर बंटवारा क्यों हुआ? तो घुमा फिरा के वही कहानी जो आपको बुद्धिज्म के अंदर मिलती है। जैनिज्म में बंटवारे का पीछे का कारण महावीर के बाद का जो समाज था वो है सर, ठीक है। सो समवेयर अराउंड 300 BC आज के पाटलिपुत्र वाले रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा ये पड़ जाता है, क्या कहते हैं, अकाल पड़ गया, राइट? तो ये जो मगध वाला जो रीजन है, पाटलिपुत्र वाला रीजन है, वहाँ बहुत बड़ा एक ड्रॉट पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य तब भारत में एम्परर हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, राइट? और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो जैन साधु के साथ संवाद में आया था।
तो कुछ साधुओं ने कहा कि यहाँ पे रुकना हित में नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग बैक इन मगध एंड द रीजन्स ऑफ पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ साधु लोग जो है वो दक्षिण में चले गए। कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोड़ा। कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोड़ा। प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम अराउंड, क्योंकि ये वो जगह है जो आपको यूपीएससी पीटी में पूछेगा कि भाई श्रवण बेलगोला की इंपॉर्टेंस क्या है, चला बता दो इतिहास के अंदर, तब आप गर्वे कर रहे होंगे सर। ठीक है, तो ये जो श्रवण बेलगोड़ा करके जो जगह है, खैर ये जो श्रवण बेलगोड़ा करके जो जगह है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नीचे आए दक्षिण में, और फिर वो कुछ साधु के साथ आते हैं। उनमें से एक साधु जो जैन संघ को चला रहे थे, उनका नाम था भद्रबाहु। प्लीज रिमेंबर द नेम सर। ठीक है, अब भद्रबाहु आए, नीचे आ गए, कुछ सालों तक ये लोग रुके, 12-10 एक साल तक सर। ठीक है, और भद्रबाहु बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते थे, क्योंकि महावीर ने संघ में बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन किया था। वी विल फाइंड कि भद्रबाहु का मानना था कि ये जो 5 व्रत ले रहे हैं उसमें अपरिग्रह का मतलब ये है कि हमें कपड़ों का भी त्याग कर देना चाहिए। परिवार अपरिग्रह का मतलब है कि आप ग्रह, है ना, मिलकत, हर एक प्रकार की प्रॉपर्टी से डिटैच हो जाओ, राइट। तो डिटैचमेंट ऑफ क्लॉथ वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, कि आप कपड़े भी पहनना छोड़ दो, क्योंकि ये भी एक प्रकार की माया है, वो भी हमको बांध के रखती है, वो भी हमको जकड़ के रखती है, राइट। तो इन सब के परिणाम स्वरूप, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स अराउंड, वी विल कम टू नो कि ये दिगंबर संप्रदाय के रूप में कहलाए गए। एंड कुछ साधु थे जो खाली वहाँ मगध में ही रहते हैं सर। ठीक है, तो देयर वर सर्टेन सेंट्स हु स्टेड बैक इन मगध, जैसे उसमें आपको स्थूल भद्र या स्थूल बाहु जैसे स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहनने कंटिन्यू रखे, जो जैन साधुओं के अंदर कुछ लोग पहनते थे सर। ठीक है, तो इस तरह से जैनिज्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय धीरे धीरे बन के आ गए। इंटरेस्टिंगली इसी पीरियड में ये आपके स्थूल भद्र जो थे या स्थूल बाहु थे, इन्होंने पहली जैन परिषद बुलाई। पहली जैन परिषद का मतलब ये है कि ही कॉल्ड सर्टेन स्कॉलर्स ऑफ जैनिज्म, और कहा कि भाई देखो, अब नियम बदलने की आवश्यकता है, कुछ लोग तो नीचे दक्षिण में चले गए हैं, हम जो बचे कुछ है वो सब के सब यहाँ पे अब नियमों को फॉलो करते हैं, और नियम ऐसे फॉलो जो हम बताएंगे उस हिसाब से सर। ठीक है, तो होता क्या है कि स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पहली काउंसिल होती है, याद रखिएगा। ये पहली काउंसिल इंटरेस्टिंगली 300 बीसी के आसपास ही हुई है, टेंटेटिवली 300 बीसी का पीरियड बोला गया है। और 300 बीसी में जब फर्स्ट काउंसिल हुई जैनियों के अंदर, तो स्थूल भद्र ने ये श्वेतांबर संप्रदाय को चलाया। श्वेतांबर जैनियों में अगर आप देखे होंगे तो सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं सर। ठीक है, और दिगंबर वैसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जो कोई भी प्रकार के, मतलब वो निर्वस्त्र, एक तरह से आप देखोगे दिगंबर सर। ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि वो कोई भी प्रकार की अटैचमेंट से दूर रहने के लिए वो विदाउट एनी क्लॉथ्स एंड वेरी मिनिमम रिसोर्सेज के साथ चलेंगे। सो इसके बीच में फिर लेटर ऑन डिफरेंसेस बहुत है। आप देखोगे संप्रदाय के अंदर भी आपको, नियमों के अंदर भी, फिलॉसफी के अंदर भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। अभी मैं आगे आपको बता देता हूँ। खैर, अब आप देखिए कि स्थूल बाहु ने ये जो जैन साधुओं को इकट्ठा किया, उनमें से पहली काउंसिल हुई। पहली काउंसिल में एक तो श्वेतांबर दिगंबर अलग हो गए। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए, फर्स्ट जैन काउंसिल 300 बीसी में हुई है। तब ये मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य तो खुद नीचे आ गए थे। टेंटेटिवली हमें ये पता चलता है कि तब तक ये आपके क्या कहते हैं, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है, वो मोस्ट ऑफली सत्ता में आना चाहिए था, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म की तरफ चले गए थे, ये खुद जैन साधु बन गए थे, और इन्होंने सल्लेखना ले ली थी। सल्लेखना समझ में आता है आपको सर? ठीक है, कि ऐसी प्रैक्टिस जहां आप खाना पीना छोड़ देते हो, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही किया था। पहली चीज़ याद रखिएगा। दूसरा, जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई उसमें जैनिज्म का जो पुराना लिटरेचर था ना, उसको कहते थे पूर्व लिटरेचर। पूर्व लिटरेचर, प्लीज रिमेंबर द कीवर्ड्स, इट इज कॉल्ड एज पूर्व लिटरेचर। ओके, सो द ओल्ड लिटरेचर ऑफ जैनिज्म विच इज कॉल्ड एज पूर्व लिटरेचर, ये पूर्व लिटरेचर को इन्होंने त्याग दिया, और फिर एक नया लिटरेचर बना अंग, है ना, अंग लिटरेचर कहते हैं, राइट। तो वी विल फाइंड कि ये अंग लिटरेचर की शुरुआत हुई पाटलिपुत्र के अंदर। जैनिज्म में एक और काउंसिल भी आपको मिलता है संघ के अंदर ही, जो सेकंड जैन काउंसिल है, तकरीबन 450 बीसी के आसपास हुआ था। अब किसी में 453 लिखा है, किसी में 466 बीसी लिखा है, कुछ कुछ किताबों में 512 बीसी भी लिखा हुआ है सर। ठीक है, ये जो हुआ था तब वल्लभी नाम की जगह में होता है। वल्लभी अगर आपको पता होगा गुजरात में है। वल्लभी यूज्ड टू बी अ जैन यूनिवर्सिटी, जहाँ और भी एजुकेशन दिया जाता था। और एक राजा था देववर्धिक शमसेना, या वी विल कम टू नो कि इस पीरियड में
वो छोड़ दो, इनके प्रेसिडेंट का नाम खाली याद रखें। देखो पहले में तो जैसे स्थूलभद्र थे, वैसे ही वी विल कम टू नो सेकेंड जैन काउंसिल के अंदर हमें ये पता चलता है कि देरी दी गंज करके एक और वी विल सी कि एक जैन लीडर मिलेंगे। देरी दी गंज, प्लीज रिमेंबर द नेम अराउंड, है ना। आपको पूछा जा सकता है कि ये जो सेकंड जैन काउंसिल है किसने हेड की थी, ये देरीगंज के द्वारा हेड की गई थी, और इन्होंने वी विल सी कि ये रास्ता बताने की कोशिश की थी कि भाई देखो हमें आगे चलना चाहिए, राइट। अब इस पीरियड में जैनिज्म में और लिटरेचर बन के आया, तो पहले अंग लिटरेचर था, अंग के बाद उपंग लिटरेचर का भी डेवलपमेंट आपको इसी पीरियड के अंदर देखने को मिलता रहेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब जैनिज्म में लिटरेचर की थोड़ी बहुत बात कर देते हैं और संप्रदायों की बात कर देते हैं। अब आप समझिए कि संप्रदाय, दो मुख्य संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर संप्रदाय मिलता है, एक दिगंबर संप्रदाय मिलता है। ये वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, ये बिना कोई कपड़ों के ही चलेंगे, राइट। इनफैक्ट इनके हिसाब से महावीर मैरिड थे, इनके हिसाब से महावीर मैरिड नहीं थे। मैं 2 3 4 पॉइंट ही बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, हम एक फैक्चुअल पॉइंट पे देखते हैं। महावीर मैरिड थे, महावीर की एक डॉटर भी हुआ करती थी, प्रियदर्शनी अनुजा। इनका मानना है कि महावीर की शादी नहीं थी तो बेटी तो कहीं होगी नहीं, राइट और रॉन्ग, ये चाहते हैं। और इनका मानना है कि स्त्री हमेशा मोक्ष यानी कि तीर्थंकर और सिद्धलोक में जा सकती है, दिगंबरों का मानना नहीं है। इनफैक्ट इनके कार्यकाल के समय पे इनका ये मानना है कि वुमेन वर ऑल्सो तीर्थंकार जो महावीर के पहले हो गए थे। जैसे एक मल्लीनाथ करके तीर्थंकार है, 19th नंबर के हैं, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल, आपको सीक्वेंस नहीं पूछेगा यूपीएससी। मल्लीनाथ या मल्ली देवी कहते हैं। श्वेतांबर का मानना है कि वो एक स्त्री तीर्थंकार थे, पर दिगंबर का मानना है कि वो स्त्री तीर्थंकार के रूप में नहीं थे। स्त्री कभी तीर्थंकार नहीं बन सकती, स्त्री को कभी निर्वाण प्राप्ति यानी कि मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्त्री है, वो कुछ चीज़ों को त्याग नहीं कर सकती। शी कैन नॉट detach herself from certain things. So they believed that women are not supposed to get liberation around. Okay, ये 3 4 हैं, इनका लिटरेचर भी अलग है। ये बेसिकली अंग उपंग और एक पूरी हायरार्की बनाते हैं। इनका लिटरेचर भी आपको अलग देखने को मिलता है। ये पूर्व लिटरेचर में ज़्यादा मानते थे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि द नेम ऑफ द लिटरेचर वॉज पूर्व लिटरेचर सर, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। विल ट्राई टू डिफ्रेंशिएट ऑल द पॉइंट्स बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबरास। इंटरेस्टिंगली इनिशियल जैनिज्म में जो टेक्स्ट लिखी गई थी कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो मैंने बताया अर्धमगधी भाषा, या उसको प्राकृत के ही एक वेरिएंट के रूप में कहते हैं। पहले पूर्व लिटरेचर बना है ना, और भी टेक्स्ट है। अब इनिशियल टेक्स्ट आपको कौन सी मिलती है, आचरण सूत्र, सूत्र कृतांग, कल्प सूत्र। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आउट ऑफ दिस 3 टेक्स्ट इज कल्प सूत्र। इट वॉज रिटन बाय भद्रबाहु। किसके द्वारा लिखी गई है, भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु वही जो दक्षिण भारत चले गए थे सर, ठीक है। और इन्होंने जाके श्रवण बेलगोड़ा के अंदर जैनियों को और जैन पिलग्रिमेज प्लेस के रूप में उसका विकसित करने में कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके सिवाय जैनिज्म में एक पूरी हायरार्की ऑफ टेक्स्ट निकल के आई जो श्वेतांबर मानते हैं। जैसे 12 अंग थे, पहले पूर्व था, पूर्व से अब अंग की तरफ आ गए, फिर उपंग बने, फिर प्राकृन बने, छेद सूत्र बने, मूल सूत्र बने, और भी टेक्स्ट मिली है। जैसे नंदी सूत्र या अनुयोग द्वार जैसी टेक्स्ट आपको मिलेगी। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने जैन लिटरेचर के ऊपर, जस्ट अ सेकेंड, मैंने जैन लिटरेचर के ऊपर ऑलरेडी 1 घंटे का सेशन लिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये चैनल के ऊपर ही मिल जाएगा। स्पेशल मैंने लिटरेचर का एक सीरीज कंडक्ट करवाया हुआ है ऑन दिस चैनल, वहाँ से हर साल क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। इंटेंशन मेरा ये है कि आप उसको अच्छी तरह से देख लो, अटेंड करो और उसमें से बहुत सारी चीज़ें गेन करने की कोशिश करो। खैर, तो ये जो जैन लिटरेचर की जो टेक्स्ट की बातें आपको मिलेगी या किताबें आपको देखने को मिलेगी, उसकी आपको इंपॉर्टेंस क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कैसे निकल के आया है। इसके सिवाय वी विल ऑल्सो फाइंड कि जैनिज्म में बहुत लिटरेचर ऐसा है जो नॉन कैनोनिकल वे में निकल के आया। देखिए, ये तो कैनोनिकल लिटरेचर था। कैनोनिकल लिटरेचर का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा लिटरेचर जो हम इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे मेन स्ट्रीम लिटरेचर है। कुछ लिटरेचर ऐसा है जो नॉन कैनोनिकल है। नॉन कैनोनिकल का मतलब ये है कि वी विल कम टू नो कि बाद में ऐड किया गया था और फिर वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे, जैसे आदि पुराण है, जैनिज्म में पुराण लिखे गए हैं सर, ठीक है। हरिवंश पुराण है, फिर त्रिश्रेष्ठलक्षण महापुराण है, फिर परिशिष्ट पर्व आपको मिलता है। परिशिष्ट पर्व वॉज रिटन बाय हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्य वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर ऑफ जैनिज्म who had contributed to the Jain literature as well, okay। एंड वी विल फाइंड कि जैनिज्म में फिर लेटर पीरियड में एक लिटरेचर की एक पूरी शाखा निकल गई जिसे हम लोग कहते हैं अब्रम्स लिटरेचर।
Jainism has contributed greatly to the development of Abhrams. Abhrams is a mixture of language, sir. ठीक है, याद रखेगा, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, एक से अधिक प्रकार की भाषाएं आपको देखने को मिलती है, जिसे अब्रम्स लिटरेचर के रूप में कहते हैं. एंड ऑल ऑफ देम वाज कंपाइल्ड टुगेदर फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. खैर, अब ये जो न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है उसको मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आप उसको आगे की जो क्लासेस है उसके अंदर आप कंडक्ट हम करेंगे और आप लिटरेचर की क्लासेस में भी देख लीजिएगा. अब देखिए कि जैनिज़्म इतना पॉपुलर हुआ, इतना बड़ा ग्रोथ हुआ, बहुत राजाओं ने इसको ज्वाइन किया है. मतलब आप जैनिज़्म में पर्सनालिटीज़ और किंग्स के बारे में देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेके इवन अलेक्जेंडर के लिए कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने भी जैन साधुओं के साथ संवाद किया था जब वो आया था भारत में. तो तक्षशिला वाले विस्तार में ही केम इनटू कांटेक्ट विद द जैन स्कॉलर्स एट दैट टाइम. विल फाइंड कि आपको खारवेल जैसे राजा देखने को मिलते हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर जिन्होंने जैनिज़्म को अपनाया है, सर. ठीक है, महेंद्र वर्मन वन जैसे राजा आपको देखने को मिलता है जो पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करता है, वो भी जैनिज़्म को अपनाता है. वी विल फाइंड कि राष्ट्रकूट में अमोघ वर्ष जैसे राजा देखने को मिलते हैं. अमोघ वर्ष खुद बहुत ही फॉलोअर था जैनिज़्म का, एंड उसके कोर्ट में ही बहुत सारे जैन स्कॉलर्स कन्नड़ लिटरेचर में थे. अगर पंपा पोन्ना रन्ना का नाम सुना होगा तो विल फाइंड कि दे वर ऑल जैन स्कॉलर्स. कुछ राष्ट्रकूट में और कुछ चालुक्य से थे, पर लेटर दे स्टेड इन द कोर्ट ऑफ द राष्ट्रकूताज ओनली. खैर, तो इस तरह से आपको बहुत राजा देखने को मिलते हैं अर्ली मिडीवल एरा में. मिडीवल पीरियड में भी इवन अकबर के कोर्ट में भी एक जैन स्कॉलर आए थे जिनका नाम था हरि विजय सूरी महाराज, सर. ठीक है, प्लीज रिमेंबर हिज नेम अराउंड. हरि विजय सूरी महाराज, ही वॉज कॉल्ड टू द कोर्ट ऑफ अकबर एंड टू प्रीच हिम जैनिज़्म. तो इन सब से चीज़ें प्रतीत होती है कि जैनिज़्म एक बहुत मतलब पॉपुलर रिलीजन के रूप में निकल के आया. तो इतना पॉपुलर था तो फिर ये पॉपुलर डिक्लाइन क्यों हो गया? तो देखिए, कुछ राजाओं ने इसको स्वीकारा. जैनिज़्म में भी स्कीइज्म हो गया दिगंबर श्वेतांबरों के बीच में, विल सी. इनफैक्ट जैनिज़्म की जो प्रैक्टिसेस थी बड़ी एक्सट्रीम थी. मतलब कॉमन मैन तो उसमें ज्वाइन ही नहीं कर पाता. अब देखिए कि मर्चेंट कम्युनिटी ज्वाइन कर पाती है, इवन एग्रीकल्चरलिस्ट लोग भी नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि खेती करने में भी कहीं ना कहीं हिंसा हो जाती थी, राइट. तो इन सब के परिणाम स्वरूप, और बुद्धिज़्म उस पीरियड में बहुत ही अपीलिंग था कंपेयर टू जैनिज़्म, क्योंकि जैनिज़्म हैड सो मच ऑफ एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस ऑफ गोइंग टू द पाथ ऑफ संयम. तो इन सब के परिणाम स्वरूप जैनिज़्म ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाया, पर आज भी एक पॉपुलर रिलीजन के रूप में मिलता है. यहाँ से बहुत सारे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं. होपफुली आपको जैनिज़्म का सेशन अच्छा लगा होगा. एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आप प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कोड को यूज़ करना ना भूलिए, PN Live. मैं वेलकम करता हूँ आपको. और 12 मंथ्स और 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, जहां आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही अच्छी तरह से कवर भी कर पाओगे, डिसिप्लिन भी रहेगा, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की तरह जो क्लासेस कंडक्ट करवाए जाएंगे उससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हो और अपने करियर को और पुश कर सकते हो. I'll see you in one more interesting session on ancient, medieval, and later on modern and art and culture topics as well. Do like, share, and subscribe. Thank you very much. Let's crack it. Jai Hind.